ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली सर्विस बिल से जुड़ी, जिस पर राज्यसभा में दिन भर बहस हुई, जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब देते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने बताया कि दिल्ली सर्विस बिल संविधान के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के मुताबिक है। सदन को भरोसा दिया कि दिल्ली की व्यवस्था को ठीक करने के लिए यह बिल लाया गया है। हम संविधान में बदलाव इमरजेंसी डालने के लिए नहीं लाए और इमरजेंसी डालकर लाखों डेमोक्रेटिक कार्यकर्ताओं को जेल में अरे खड़गे जी सुनिए, मैं धैर्यपूर्वक सुना हूं। कांग्रेस को लोकतंत्र पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। आप क्या बात करते हो लोकतंत्र की? वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के कामकाज के तरीके पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार विधानसभा सत्र केवल बजट पास करने के लिए बुलाती है। 2020 में सत्र की संख्या कितनी हुई दिल्ली के? एक बजट सत्र। 2021 में कितनी? एक बजट सत्र। 2022 में कितनी बार सदन बुलाया गया? एक बार बजट सत्र। 2023 में कितनी बार सदन बुलाया गया? एक बार बजट सत्र। उसके अलावा असेंबली की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा माननीय असेंबली की जरूरत ही नहीं है। ये किस तरह से असेंबली चला रहे हैं मान्यवर? कैबिनेट के अधिकारी की दुहाई दे रहे हैं। 2022 में 6 कैबिनेट बैठक सिर्फ हुई है, एक साल में सिर्फ 6। इसमें से 3 बजट रिलेटेड है और 3 एक बिजली कंपनी को सहायता करने के लिए बुलाई गई, बाकी एक भी कैबिनेट नहीं। इससे पहले राज्यसभा में दिल्ली सर्विसेज बिल पर चर्चा के दौरान सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस हुई। यह बिल लोकसभा में पास हो चुका, जिसके बाद सरकार ने इसे राज्यसभा में पेश किया और वोटिंग से पहले सरकार और विपक्ष के नेताओं के बीच जोरदार वार पलटवार हुआ। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने दिल्ली की सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी पर तंज कसा, तो आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। अभी देखिए, उन्होंने 2 बार सुपर सीएम प्रयोग किया। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने 3 बार भाजपा को दिल्ली में हराया और 2 बार 2015 और 20 में आजाद भारत के इतिहास की सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई। ये वो सुपारी जितनी पार्टी है जिसने पंजाब में भाजपा को लगभग शून्य पर लाकर खड़ा कर दिया। बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी की संसद में वापसी से जुड़ी। सूत्र बता रहे हैं कि संसद में वापसी के अगले दिन राहुल गांधी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। खबर है कि कांग्रेस ऐसा चाहती है कि राहुल बहस में सबसे पहले बोले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके संकेत भी दिए। सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी दोपहर करीब 12 बजे संसद पहुंचे, जहां आते ही बीजेपी ने उन पर निशाना साधा, लेकिन राहुल ने कुछ नहीं कहा। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सबसे पहले राहुल ही बोल सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के सरनेम वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई और वो संसद लौट आए। इससे पहले राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर फिर से लोकसभा सांसद लिख दिया, जबकि इससे पहले उन्होंने वहां डिस्क्वालिफाइड सांसद लिखा था। लोकसभा सचिवालय की ओर से सुबह सुबह ही राहुल गांधी को हरी झंडी मिली, जिसके बाद राहुल गांधी दोपहर 12 बजे संसद पहुंचे, जहां सबसे पहले राहुल गांधी संसद परिसर के अंदर लगी गांधी प्रतिमा के पास पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस सांसदों ने सत्यमेव जयते के नारे लगाए। गांधी प्रतिमा को प्रणाम करने के बाद राहुल गांधी सदन के अंदर गए, जहां हंगामे के बीच राहुल गांधी शांत बैठे रहे। सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान बोल सकते हैं और कांग्रेस तो ये तक चाहती है कि राहुल बहस की शुरुआत करें। वहीं राहुल गांधी की संसद सदस्यता लौटते ही कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खूब जश्न मनाया। उन्हें जैसे ही खबर मिली कि लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल कर दी है, वो खुशी से झूम उठे। संसद पहुंचने से पहले राहुल गांधी 10 जनपद पहुंचे, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता और रंग बिरंगी पोशाक पहने कई लोग पहले ही मौजूद थे, जिन्होंने राहुल की संसद सदस्यता लौटाने पर आतिशबाजी की, ढोल बजाए और खूब नाचे। कुछ कार्यकर्ताओं ने तो 2024 में उनकी जीत का दावा तक कर डाला। 2024 का चुनाव जीतकर भी क्या कहना चाहेंगे? 10 जनपद के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया, तो संसद में कांग्रेस नेताओं ने अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के सभी सांसदों ने एक दूसरे का मुंह मीठा कराया। यही नहीं, विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों ने भी सदन के बाहर विक्ट्री साइन दिखाकर अपनी खुशी दिखाई।
इस बीच राहुल के संसद में लौटते ही बीजेपी ने न्यूज क्लिक वेबसाइट का मुद्दा उठा दिया और कांग्रेस को घेरा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 2021 में जब ईडी ने इस वेबसाइट के खिलाफ एक्शन लिया था तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। उसने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देकर आरोप लगाया कि वेबसाइट में अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम ने निवेश किया और नेविल रॉय सिंघम को चीन का समर्थक माना जाता है और उन पर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ रिश्ते के भी आरोप लग चुके हैं। बीजेपी ने अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देकर दावा किया कि अमेरिकी करोड़पति नेविल रॉय सिंघम ने न्यूज क्लिक वेबसाइट को 38 करोड़ रुपए की फंडिंग दी और चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस वेबसाइट का इस्तेमाल किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसी मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस को घेरा। इससे पहले इस मुद्दे पर राहुल के संसद में पहुंचते ही खूब हंगामा भी हुआ और सदन को स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद न्यूज क्लिक वेबसाइट में चीन के निवेश के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए। बीजेपी ने खुलकर आरोप लगाया कि कांग्रेस ने उस वेबसाइट का समर्थन किया था जिसे चीन ने अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए इस्तेमाल किया और नेविल रॉय सिंघम के जरिए वेबसाइट तक पैसे पहुंचवाए। लेकिन कांग्रेस ने बीजेपी के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उसने साफ किया कि वो चीन के खिलाफ है और बीजेपी के उस पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। एक ही गर्भनाल के तीनों हिस्सा हैं, कांग्रेस, चीन और न्यूज क्लिक क्यों ना हो, ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं समय समय पर एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन को लेकर, उस एजेंडा को लेकर, और न्यूज क्लिक भी उसमें एक कैसी अहम भूमिका निभा रही थी। Not about any foreign country. In fact, we have been critical of this government for not being tough enough on China after they killed 20 of our soldiers in Galwan. So it makes no sense to make such a charge. इधर हरियाणा के नूह में प्रशासन ने हालात सामान्य करने के लिए कर्फ्यू में ढील देते हुए हिंसा के 8वें दिन बैंक और एटीएम खोलने की इजाजत दे दी। 31 जुलाई को नलेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई शोभा यात्रा पर पथराव के बाद नूह में हिंसा भड़की थी और उस हिंसा की आग में शहर के कई इलाके धधक उठे थे। हालात तब और बिगड़ गए जब आसपास के कई जिले भी हिंसा की चपेट में आ गए। बड़ी संख्या में गाड़ियों और दुकानों को उपद्रवियों ने फूंक दिया, जिसके बाद प्रशासन ने नूह में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात करने के साथ जिले में कर्फ्यू लगा दिया। लेकिन हिंसा के 8वें दिन हालात सामान्य करने के लिए प्रशासन ने कर्फ्यू में ढील देते हुए बैंक और एटीएम को सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की इजाजत दे दी। इस वक्त हम नूह इलाके में यूनियन बैंक जो है उसे खोला गया। आप देख सकते हैं नूह की ये शाखा है यहाँ पर। इसी तरह की एक और तस्वीर में नूह के एक दूसरे इलाके में कुछ लोग दुकान से खरीदारी करते दिखाई दिए। हालांकि तनाव को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी नजर आए। उधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हिंसा के बाद नूह में राज्य सरकार के बुलडोजर एक्शन पर खुद ही संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी। पिछले 4 दिन से नूह में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने और अवैध निर्माण को गिराने की कार्रवाई चल रही थी, जिसके तहत प्रशासन ने कई अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलवा दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दिन में 750 से ज्यादा मकान, दुकान, शोरूम और होटल गिरा दिए। प्रशासन ने इन्हें अवैध बताया और ये आरोप लगाया कि इनमें रहने वाले लोग 31 जुलाई को भड़की हिंसा में शामिल थे। एक रोज पहले प्रशासन ने उस होटल को भी ध्वस्त कर दिया था जहां से हिंसा वाले दिन पत्थर बरसाए जाने के आरोप लगे थे। और हिंसा के बाद प्रशासन ने नूह में 37 जगहों पे कार्रवाई करते हुए 57 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली करा ली। लेकिन 4 दिन से जारी राज्य सरकार की इस कार्रवाई पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खुद ही संज्ञान लेते हुए रोक लगा दी। इस मामले में कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब भी मांगा। इस बीच हरियाणा एसटीएफ की एक टीम ने लंबे सर्च ऑपरेशन के बाद नूह हिंसा मामले में इरफान नाम के आरोपी को शहर के मलिक नर्सिंग होम से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाने के बहाने उस नर्सिंग होम में छिपा हुआ था और आरोप है कि 31 जुलाई को नूह में भड़की हिंसा में इरफान भी शामिल था। हिंसा की आग तब फैली थी जब नलेश्वर महादेव मंदिर से निकाली गई ब्रजमंडल यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था। इस घटना के बाद राज्य के कई जिलों में हिंसा भड़क उठी थी। बाद में प्रशासन ने हिंसा के आरोपियों की धरपकड़ शुरू की। इसी दौरान हरियाणा एसटीएफ को शहर के मलिक नर्सिंग होम में हिंसा के आरोपी इरफान के छिपे होने की जानकारी मिली, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मलिक नर्सिंग होम में यहाँ पर एसटीएफ ने कार्रवाई की है और यहाँ से देखिए एक शख्स जो है वो दंगा यहाँ पर छुपा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कई दिनों से इरफान की तलाश थी और उसे पकड़ने के लिए हरियाणा एसटीएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। वहीं हरियाणा के नूह में हुई हिंसा के बाद वहां शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों ने गांव के लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान नूह के एसपी ने उपद्रवियों के साथ ही उनके समर्थकों को भी सख्त लहजे में चेताया और साफ कहा कि हिंसा में शामिल लोग खुद ही पुलिस के सामने सरेंडर कर दें, वरना उनसे सख्ती से निपटा जाएगा। नूह में कर्फ्यू को 1 हफ्ते से ज्यादा बीत चुका है और पुलिस की कोशिश वहां तनाव कम करने की है। इसीलिए अधिकारियों ने उपद्रवियों को सख्त लहजे में अल्टीमेटम दिया। दोषियों को अच्छे से पता है, कान पकड़ के ले आओ, वरना मैं लाऊंगा तो अपने तरीके से लाऊंगा और लाना मुझे आता है। 31 जुलाई को नूह में भड़की हिंसा के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी है और हिंसा भड़काने के आरोप में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन नूह में भड़की हिंसा के 8वें दिन भी वहां कर्फ्यू जारी रहा। वहां चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात रही और हर आने जाने वाले पर पैनी नजर रखी गई।
जिससे नूह में कोई माहौल बिगाड़ने की कोशिश न कर सके। वहां से सामने आई तस्वीरों में पुलिस बैरिकेड लगाकर वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की चेकिंग करती नजर आई। हरियाणा पुलिस ने बकायदा पेन कागज लेके पूरा एंट्री रजिस्टर कर रहे हैं। नूह में 8 अगस्त तक इंटरनेट सेवाएं बंद रखने का आदेश है। पुलिस की पैनी नजर आसपास के इलाकों में सोशल मीडिया पर भी है ताकि कोई भड़काऊ मैसेज या वीडियो वायरल न किया जा सके। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन से पहाड़ खिसकने की दहशत पैदा करने वाली तस्वीरें सामने आई, जिनमें चंद सेकंड में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिरता दिखा और ऐसा लगा मानो वहां मिट्टी के मलबे का कोई झरना फूट पड़ा हो। वहां से सामने आए 20 सेकंड के वीडियो में हजारों टन मिट्टी पेड़ और झाड़ियों के साथ नीचे गिरती दिखी। ऐसा लगा मानो पहाड़ के उस हिस्से में बहुत बड़ा विस्फोट हो गया और जैसे पूरा पहाड़ भरभरा कर नीचे आ जाएगा। आ गया सारा आ गया। पहाड़ खिसकने की एक खौफनाक घटना जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर रामबन के पास केला मोड़ पर हुई। मलबा आने के बाद हाईवे पूरी तरह बंद हो गया, जिससे सैकड़ों यात्री वहां फंस गए। गनीमत ये रही कि जिस वक्त पहाड़ का यह हिस्सा नीचे गिरा उस वक्त वहां से कोई यात्री नहीं गुजर रहा था। हालांकि मलबा गिरने की इस डरावनी तस्वीर ने लोगों में दहशत पैदा कर दी। इधर मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार अचानक पानी से भरे एक कुंड में जा गिरी। बताया गया कि जब यह हादसा हुआ तब उस कार में एक 12 साल की बच्ची भी मौजूद थी। आशंका जताई गई कि ढलान पर खड़ी उस कार का हैंड ब्रेक नहीं लगाया गया था, जिसका असर यह हुआ कि वो कार ऊंचाई से सीधा पानी के उस कुंड में जा गिरी। इसके बाद तो वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि हादसे के वक्त उस कार में एक 12 साल की बच्ची भी मौजूद थी, जिसके पानी में गिरते ही उसे बचाने के लिए उसके पिता ने भी छलांग लगा दी। साथ ही आसपास मौजूद कुछ लोग भी उन दोनों को पानी से निकालने के लिए उस कुंड में कूद पड़े। गनीमत ये रही कि इस हादसे में उन दोनों लोगों की जान बच गई। हालांकि चोट लगने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। और ऐसा ही एक खौफनाक वीडियो मध्य प्रदेश के मंडला से भी सामने आया। वहां एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर कई फीट नीचे नदी में गिर गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद वहां पर लोगों की भीड़ जुट गई और हादसे की जानकारी मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने कार के अंदर से ड्राइवर को सुरक्षित निकालकर उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां ड्राइवर की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस के मुताबिक कार जबलपुर की तरफ जा रही थी। इस दौरान जैसे ही वो कार झामल नदी के पुल पर पहुंची तभी उसका बैलेंस बिगड़ गया और पुल पर कोई रेलिंग नहीं होने की वजह से कार सीधे नदी में जा गिरी। कार के अंदर उसका ड्राइवर भी फंस गया, जिसे बाद में पुलिस कर्मियों ने बाहर निकाल लिया। कार को भी क्रेन की मदद से नदी से बाहर निकाल लिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला से फिर पहाड़ खिसकने की खतरनाक तस्वीरें सामने आईं, जिनके बाद वहां धूल ही धूल दिखाई दी और इस घटना के बाद वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि वहां से जो तस्वीरें आई वो डराने वाली थी, जिनमें पहले पहाड़ से कुछ मिट्टी गिरती दिखी और उसके अगले ही पल बड़ा सा पहाड़ ताश के पत्तों की तरह ढह गया। तस्वीरों में दिखा चंद सेकंड में ही एक बड़ा पहाड़ जमींदोज हो गया, जिसके बाद हर तरफ मिट्टी और धूल का गुबार उड़ता हुआ नजर आया। वो धूल आई अब। घटना के वक्त कुछ लोग वहां मौजूद थे, जिन्होंने उस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इस बीच हिमाचल के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी बारिश का कहर देखने को मिला। वहां देहरादून में उफनती नहरों के बीच फंसी एक लड़की का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि वो लड़की सहस्त्रधारा में अपने कुछ दोस्तों के साथ घूमने आई थी और वहां सेल्फी लेने के दौरान वो नदी में गिर गई, जिसके बाद वो लाख कोशिश के बावजूद उन उफनती लहरों के भंवर से बाहर नहीं निकल सकी। जिसकी जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ की टीम वहां पहुंची और उस लड़की का रेस्क्यू किया, जिससे उसकी जान बच गई। नदी के तेज बहाव में तकरीबन 1 किलोमीटर आगे तक बह चुकी उस लड़की को बेहोशी की हालत में रोपवे की मदद से बाहर निकाला गया। रेस्क्यू टीम ने सही वक्त पर पहुंचकर उस लड़की की जान तो बचा ली, लेकिन हादसे की वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो गई, इसलिए उसे वहां से सीधा अस्पताल ले जाया गया। और इसी बीच उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पहाड़ खिसकने का हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसकी वजह से वहां की सड़क बंद हो गई और कई लोग वहां फंस गए, क्योंकि वहां पहाड़ खिसकने से गिरा मलबा हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से वो रास्ता बंद करना पड़ा और वहां गाड़ियों का आना जाना भी रोक दिया गया। तस्वीरों में सड़क पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा दिखाई दिया, जिसकी वजह से वहां फंसे लोगों को काफी परेशानी हुई और वो गाड़ियों से उतरकर सड़क खुलने का इंतजार करते दिखे। बताया गया कि प्रशासन हाईवे से मलबा हटाने के काम में जुट गया, जिससे जल्द से जल्द उस सड़क को खोला जा सके। इस बीच उत्तराखंड के रामनगर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां पानी के तेज बहाव में एक बस पलटती नजर आई। ये घटना उस वक्त हुई जब वो बस उस नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सैलाब के आगे उस बस की एक न चली और कुछ दूरी पर जाकर वो पलट गई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें पानी की तेज धारा के बीच पुल से एक बस गुजरती नजर आई। इसी दौरान यात्रियों से भरी दूसरी बस भी वहां से जाती दिखी, लेकिन जैसे ही वो कुछ दूरी पर पहुंची उसका अगला पहिया गड्ढे में फंस गया, जिसकी वजह से वो पलट गई। इस हादसे से वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग बस में सवार यात्रियों की जान बचाने के लिए मिट्टी खोदने वाली मशीनों के साथ वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। कई घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बस में मौजूद सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल सवार उफनते नाले के बीच सड़क पार करता नजर आया। गनीमत यह रही कि वो उस तेज धार में बहने से बाल बाल बच गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना उस वक्त हुई जब वो उफनते नाले को पार करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ा और वो मोटरसाइकिल के साथ वहीं गिर पड़ा। इसके बाद वो मोटरसाइकिल के साथ पानी की तेज धार में बहने लगा। मोटरसाइकिल सवार खुद को और अपनी मोटरसाइकिल को नाले में जाने से बचाने की कोशिश करता दिखा। इसके बाद कुछ लोग दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे और फिर उस आदमी और उसकी मोटरसाइकिल को वहां से निकालने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें ये डर सता रहा था कि तेज धार की वजह से कहीं मोटरसाइकिल नाले में न बह जाए। हालांकि बाद में वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह उस आदमी को बचा लिया और उसकी मोटरसाइकिल को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। और इसी तरह की डरा देने वाली तस्वीर हल्द्वानी के दूसरे इलाके से भी सामने आई। वहां उफनती लहरों के बीच एक कार फंसी दिखाई दी। उत्तराखंड के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से नदी और नाले उफान पर आ गए, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। हल्द्वानी से जो वीडियो सामने आया उसमें वो कार उफनती लहरों के बीच नाले को पार करती दिखाई दी, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद उस कार का इंजन बंद हो गया, जिसकी वजह से उसमें बैठे लोगों की सांसें अटक गईं। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के इलाके के लोग वहां पहुंच गए, जिसके बाद उन लोगों ने कार में फंसे लोगों को निकालना शुरू किया, लेकिन उफनती लहरों के बीच उन्हें निकालना आसान नहीं था। हालांकि रस्सी की मदद से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इधर उत्तराखंड के जोशीमठ से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पहाड़ का एक हिस्सा भरभराकर नदी में समाता नजर आया। इस घटना के बाद वहां रहने वाले लोग दहशत से भर गए। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया, जिसमें नदी किनारे पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर पानी में तेजी से गिरता दिखाई दिया। जो वीडियो सामने आया उसमें पहाड़ का ऊपरी हिस्सा खिसकता नजर आया और थोड़ी देर बाद पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटने लगा। बड़े पत्थरों की चपेट में आने से वहां लगे पेड़ भी उखड़ गए। पहाड़ से मिट्टी के साथ गिरते हुए बड़े बड़े पत्थरों के रास्ते में जो कुछ भी आया वो तबाह हो गया। हालांकि जिस जगह यह हादसा हुआ वहां कोई मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। इस बीच उत्तराखंड के कोटद्वार में एक पुल का बड़ा हिस्सा धराशायी हो गया। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से मालन नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसकी खौफनाक लहरें उस पुल के हिस्से को बहा ले गई। क्योंकि मालन नदी में आए उफान की वजह से उस पुल की नींव खोखली हो चुकी थी, जिससे वो पुल बीच से टूटकर उफनते सैलाब में समा गया। उत्तराखंड के कोटद्वार में तेज बारिश और बाढ़ ने मालन नदी को किसी समंदर में बदल दिया, जिसका अंजाम यह हुआ कि उस नदी पर बना वो पुल उसकी ताकतवर लहरों का मुकाबला नहीं कर पाया। ऐसा इसलिए क्योंकि वहां से जो वीडियो सामने आया उसमें मालन नदी अपनी तेज धार से उस पुल के खंबे को उखाड़कर बहा ले जाने पर आमादा दिखी, जिसमें ये पुल भी सम्मिलित था। सभी के सभी खतरे में हैं। वहीं उस पुल के ढह जाने की वजह से वहां से आने जाने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। बताया गया कि भारी बारिश के बाद मालन नदी पर बने 6 और पुलों पर भी धराशायी होने का खतरा मंडराने लगा। उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से पहाड़ खिसकने की खौफनाक तस्वीर सामने आई, जिसमें वहां मुनस्यारी रोड पर अचानक पहाड़ का भारी भरकम मलबा नीचे सड़क पर गिरता दिखाई दिया, जिससे वहां दहशत फैल गई। क्योंकि वहां से आए वीडियो में पहाड़ से मलबा ऐसे नीचे गिरता दिखाई दिया जैसे कोई झरना हो। पहले पहाड़ से मलबा धीरे धीरे नीचे गिरता रहा, बाद में अचानक पूरा पहाड़ ही सैलाब की तरह नीचे बहने लगा। उस वक्त वहां कई यात्री मौजूद थे और कुदरत के इस कहर को देखकर वो लोग दहशत में आ गए। वहां से आई एक तस्वीर में सड़क पर मौजूद कई लोग जान बचाने के लिए भागते दिखाई दिए। पिथौरागढ़ में कुदरत के इस कोहराम के बाद रास्ते पर मलबा जमा हो गया, जिससे मुनस्यारी का संपर्क पिथौरागढ़ से कट गया। इधर उत्तराखंड में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। पिछले कई दिनों से उत्तराखंड के कई इलाकों में हो रही भारी बारिश के बाद श्रीनगर डैम और पुशलोक बैराज से पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया और उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश के कई इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। श्रीनगर डैम और पशुलोक बैराज का पानी छोड़ने से गंगा नदी का जलस्तर 293.4 मीटर तक पहुंच गया, जो खतरे के निशान से ऊपर है। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई और अगर ऐसा हुआ तो उन जिलों के हालात और ज्यादा बिगड़ जाएंगे। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने और मौसम विभाग के अलर्ट के बाद हरिद्वार के निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को चेतावनी जारी कर दी गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के जौनपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार ने सड़क से गुजर रहे एक लड़के को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो लड़का सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था और तभी तेज रफ्तार कार ने उस लड़के को टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां जाती दिखी। इसी दौरान वो लड़का सड़क किनारे खड़ा नजर आया। जैसे ही वो सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा, सामने से आ रही कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद हाईवे होते तक सर्वे किया। मिली जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी के तैयार नक्शे के आधार पर मिल रही आकृति, उसकी बनावट और निर्माण का ब्यौरा टोपोग्राफी शीट पर उतारा गया। दीवारों की 3D फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कराई गई।
सारी जितनी मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसका इस्तेमाल हो रहा है, डीजीपीएस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है। हिंदू पक्ष के वकील ने बताया कि आधुनिक तकनीक पर आधारित फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मैपिंग और स्कैनिंग कराई जा रही है। आगे भी इसी प्रक्रिया को बढ़ाया जाएगा। उधर वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में एएसआई के चल रहे सर्वे को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान उन्होंने कोर्ट के फैसले का भी स्वागत किया और कहा कि सर्वे होने पर जरूर बहुत कुछ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि सत्य की जीत होगी, लेकिन एएसआई की तरफ से जब अधिकृत रिपोर्ट सार्वजनिक होगी तब पूरी सच्चाई सामने आएगी। एएसआई के द्वारा सर्वे हो रहा है और मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूँ, शिवभक्त के रूप में भी करता हूँ। बता दें कि ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे पर मस्जिद पक्षकार चाहता था कि सर्वे को रोक दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से मना कर दिया, जिसके बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर में आधुनिक तकनीक से सर्वे कर रही है। बीती रात मिशन चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आई। चंद्रयान 3 ने संदेश के बाद चंद्रमा की सबसे लेटेस्ट तस्वीर भेजी, जिसे देखकर हर कोई खुशी से झूम उठा। इसरो ने चंद्रयान 3 की इस तस्वीर को साझा किया। इसके साथ ही बीती रात करीब 11 बजे चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में पथ बदलकर उसके और भी ज्यादा करीब पहुंच गया और इस वक्त चंद्रयान 3 चंद्रमा के 170 किलोमीटर से लेकर 4313 किलोमीटर की ऑर्बिट में घूम रहा है। ऑर्बिट बदलने के लिए चंद्रयान 3 के इंजन कुछ देर के लिए फायर किए गए थे। इसरो ने बताया कि अब अगला ऑपरेशन 9 अगस्त को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच होगा, जब चंद्रयान एक बार फिर अपना पथ बदलेगा। उधर चीन के शानडोंग प्रांत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, जिसमें वहां की कई इमारतों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा और वहां के एक स्टोर में लगे कैमरे में भूकंप की डरा देने वाली तस्वीर कैद हुई, जिसमें सब कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। चीन में आए इस भूकंप में 10 लोग घायल हो गए। बताया गया कि भूकंप का केंद्र देजाऊ शहर के दक्षिण में 26 किलोमीटर की गहराई में था, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 5.5 की मापी गई। उधर तोशाखाना केस में 3 साल की सजा मिलने के बाद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। इमरान खान को पाकिस्तान में पंजाब प्रांत की अटक जेल में रखा गया, जहां इमरान खान के लिए किसी भी तरह का कोई वीवीआईपी ट्रीटमेंट का अरेंजमेंट नहीं किया गया। बताया गया कि इमरान खान के लिए जेल में एक अलग सेल जरूर तैयार किया गया, जिसमें एक पंखा, बिस्तर और टॉयलेट की सुविधा है। गौर करने वाली बात है कि इमरान खान पाकिस्तान के पहले ऐसे पूर्व प्रधानमंत्री हैं जिन्हें अटक जेल में बंद किया गया, जिसमें पहले से 804 कैदी सजा काट रहे हैं। बताया गया कि इमरान खान को कड़ी सुरक्षा के बीच सड़क मार्ग से अटक जेल तक ले जाया गया। इस दौरान इमरान खान समर्थकों के प्रदर्शन को देखते हुए अटक जेल के चारों तरफ पुलिस और एलिट फोर्स की तैनाती की गई, और जिससे अटक जेल के आसपास रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। लोगों ने बताया कि अटक जेल के आसपास से गुजरने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें रोजमर्रा के कामों के लिए वहां के लोगों को काफी परेशानी हुई। ये रास्ता बंद करने का कोई तुक नहीं बनता है। ठीक है जी, हम जाते हैं अस्पताल जाते हैं या वॉक पे सुबह जाते हैं और बाजार जाते हैं, तो हमारे लेडीज बच्चे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो ये तो बड़ा मसला। हालांकि इमरान खान को अटक जेल में शिफ्ट करने के बाद वहां की सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर दिया गया। जेल के आसपास सभी सड़कों पर बैरिकेडिंग कर दी गई और कोई भी तस्वीर वायरल ना हो, इसके लिए लोगों को भी हिदायत दी गई कि वो किसी भी मीडिया कर्मी को अपनी छत पर ना जाने दे। गौर करने वाली बात है कि पंजाब प्रांत की अटक जेल को पाकिस्तान की हाई सिक्योरिटी वाली जेलों में से एक माना जाता है, जहां आमतौर पर अंडर ट्रायल कैदियों को रखा जाता है और ये जेल 118 साल पुराना है। उधर इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पूरे पाकिस्तान में पीटीआई के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के झंडे हाथ में लेकर शहबाज सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाला गया और वहां से सामने तस्वीरों में सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर केवल पीटीआई के कार्यकर्ता दिखाई दिए। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ आए फैसले की खुलकर मुखालफत की और इमरान खान को रिहा करने की मांग की। पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने कहा कि वो इमरान खान के साथ थे और आगे भी इमरान खान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। हम जो हैं कि पाकिस्तान के साथ, इमरान खान के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इस दौरान पीटीआई के कार्यकर्ता ने शहबाज सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को चुनाव लड़ने से तो रोक सकते हो, लेकिन लोगों के दिलों से कैसे निकालोगे? हर जगह से खत्म कर दें, लेकिन लोगों के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सकते। गौर करने वाली बात यह है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में इमरान खान की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। पाकिस्तान के शहजादपुर और नवाबशाह के बीच एक बड़ा रेल हादसा हो गया, जहां हजारा एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतर गई, जिसमें 30 से ज्यादा यात्रियों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा यात्री घायल बताए गए। हालांकि ये संख्या भी और बढ़ सकती है। बताया जा रहा है कि हादसे का शिकार हुई हजारा एक्सप्रेस कराची से रावलपिंडी जा रही थी। इसी दौरान नवाबशाह में सरहरी रेलवे स्टेशन के पास हजारा एक्सप्रेस की कई बोगियां पटरी से उतर गई।
जिसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत राहत बचाव का काम शुरू किया गया और घायलों को इलाज के लिए नवाब शाह के पीपल्स मेडिकल अस्पताल लाया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक हादसा कैसे हुआ, इसके कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। शुरुआती जांच में पता चला कि ट्रेन तेज रफ्तार से जा रही थी। फिलहाल रेल हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। हालांकि पहली प्राथमिकता लोगों को बचाने की है, जिसके लिए आसपास के सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया। तो वहीं राजस्थान के जोधपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने है, जहां जोधपुर के रहने वाले अरबाज ने पाकिस्तान की अमीना के साथ ऑनलाइन निकाह कर लिया। बताया गया कि निकाह चोरी छिपे नहीं हुआ, बल्कि दोनों तरफ से रिश्तेदार और गवाहों की मौजूदगी में काजी साहिब को बुलाकर करवाया गया, जिसके पीछे की वजह और भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। जोधपुर के रहने वाले अरबाज ने बताया कि वीजा मिलने में दिक्कतें आ रही थी, इसीलिए ऑनलाइन निकाह करवाया गया और अब निकाह नामे के बाद अमीना को वीजा मिल जाएगा। हालांकि अब निकाह तो कबूल हो गया, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी दुल्हन के हिंदुस्तान आने की है, क्योंकि जब तक वीजा नहीं मिलेगा तब तक दुल्हन जोधपुर नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए अब अरबाज का परिवार सरकार से अमीना को वीजा देने की गुहार लगा रहा है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई, जहां पाकिस्तान से 15 हिंदुओं को लेकर हड़कंप मच गया। बताया गया कि ये लोग पहले टूरिस्ट वीजा लेकर पाकिस्तान से दिल्ली पहुंचे और फिर दिल्ली से चित्रकूट पहुंच गए, जिसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जिस घर में ये लोग रुके हुए थे उसे सील किया गया। साथ ही घर के बाहर पुलिस का सख्त पहरा लगाया गया। मामले में जिले के एसपी ने बताया कि इन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि इनमें से एक ग्रुप पिछले साल भारत आया था, जिसका वीजा खत्म हो चुका है। एक ग्रुप का वीज़ा एक्सपायर हो चुका है एवं दूसरे का भी जल्द ही होने वाला है। इनके द्वारा कहा गया है कि इन्होंने भारत में रहने के लिए लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए आवेदन दिया है। फिलहाल चित्रकूट पुलिस ने जांच पूरी होने तक पाकिस्तान से आए सभी हिंदुओं को पंचायत भवन में शिफ्ट करवा दिया। वाराणसी में ज्ञान वापी परिसर में चल रहे सर्वे को लेकर बड़ी खबर मिल रही है। बताया गया कि सावन महीने के 5वें सोमवार को देखते हुए ज्ञान वापी परिसर में सर्वे के समय में थोड़ा सा बदलाव किया गया है, जिसके मुताबिक अब भारतीय पुरातत्व विभाग की टीम ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। रूस और चीन के जंगी जहाज अमेरिका के पास समंदर में घुस गए। अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि रूस और चीन के कम से कम 11 जंगी जहाज समंदर में एक साथ गश्त लगाते लगाते अमेरिका के अलास्का राज्य के बेहद करीब पहुंच गए। रूस और चीन के जहाजों पर नजर पड़ते ही अमेरिका में हड़कंप मच गया। जवाब में अमेरिका ने भी तुरंत अपना एक विमान और 4 जंगी जहाज तैनात कर दिए। यानी अमेरिका की रूस और चीन से दुश्मनी अब बहुत आगे बढ़ती दिख रही है। रक्षा विशेषज्ञ आशंका जता रहे हैं कि अमेरिका और रूस और चीन के बीच चल रही हाई वोल्टेज तनाव तीसरे विश्व युद्ध की शक्ल भी ले सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि ये चीन और रूस के जंगी जहाजों का अब तक का सबसे बड़ा बेड़ा था जो अमेरिका के इतने नजदीक जा पहुंचा। इसलिए रूस और चीन के 11 जहाजों को आगे बढ़ता देखकर अमेरिका ने भी अलास्का राज्य में अपने 4 जंगी जहाज और एक P-8 पोसाइडन विमान मैदान में उतार दिया। इसके बाद रूस और चीन के जहाज वहां से निकल गए, लेकिन उन दोनों ने अमेरिका को उकसा तो दिया ही, क्योंकि उनका अमेरिका के साथ मसला पहले ही बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। एक तरफ रूस और यूक्रेन की जंग चल रही है, दूसरी तरफ चीन ताइवान से जंग छेड़ने की तैयारी में है। इन दोनों लड़ाइयों में रूस और चीन का असली विलन अमेरिका ही है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि ज्वाइंट पेट्रोलिंग के दौरान रूस और चीन के जहाजों का अमेरिका के अलास्का राज्य के करीब पहुंच जाना महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। दूसरी तरफ अमेरिका का ईरान के साथ भी समंदर में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। अमेरिका की न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस की खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरान से निपटने के लिए अमेरिका वहां से गुजरने वाले पानी के अपने कमर्शियल जहाजों में सैनिक तैनात कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पानी का एक अहम अंतर्राष्ट्रीय रूट है जो ईरान के बगल में, और ईरान इस इलाके में पानी के कई जहाज जब्त कर चुका है। इसलिए अमेरिका अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को पार करने वाले अपने जहाजों में अपनी सेना तैनात करने की तैयारी में है। यह अमेरिका का बहुत बड़ा कदम होगा जो उसने आज तक नहीं उठाया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज फारस की खाड़ी के मुहाने पर है, जो कि ईरान के करीब है। अब बात यह है कि दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई का लगभग 20% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से होकर गुजरता है, जिनमें अमेरिका के भी कई जहाज होते हैं। और ईरान अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए बीते 4 साल से वहां लगातार जहाज पर जहाज जब्त करने में लगा है। अमेरिका कई बार ईरान को इसके खिलाफ चेतावनी दे चुका है, मगर ईरान के सिर पर जूं तक नहीं रेंग रही। इसलिए अमेरिका अब अपने जहाजों में सैनिक तैनात करने के बारे में सोच रहा है, मगर अमेरिका की ईरान की दादागिरी रोकने की कोशिश उसे और भड़का सकती है। और इसी तरह से ईरान से अमेरिका से जंग लड़ने की तैयारी तेज कर दी। ब्रिटेन के मीडिया ने दावा किया कि फारस की खाड़ी में अमेरिका को जवाब देने के लिए ईरान अपनी नौसेना को मजबूत करने में जुट गया है, जिसके तहत ईरान ने अपनी नौसेना को खतरनाक ड्रोन और 1000 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम मिसाइलों से लैस कर दिया। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक ईरान ने अपनी नौसेना के जहाजों पर शाहिद 136 समेत कई दूसरे ड्रोन तैनात कर दिए।
इसके साथ ही उसने अपने जंगी जहाजों पर कई क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलें भी तैनात कर दी, जिसका मतलब है कि ईरान फारस की खाड़ी में मौजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में चौकसी बढ़ाएगा और अगर अमेरिकी सेना ने इस इलाके में कोई भी हरकत की तो ईरान उसे मुंहतोड़ जवाब देने में देरी नहीं करेगा। इस बीच सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया ने दावा किया कि लाल सागर में ईरान से निपटने के लिए अमेरिका ने अपने 3000 सैनिक भेज दिए। अमेरिका कई बार लाल सागर में ईरान पर अपने तेल टैंकरों को जब्त करने का आरोप लगा चुका है और इसी चुनौती को देखते हुए अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली। सऊदी अरब के न्यूज चैनल अल अरबिया के मुताबिक अमेरिका ने लाल सागर में अपने 2 जंगी जहाज भेज दिए जिन पर उसके 3000 सैनिक तैनात हैं। 2 दिन पहले ही ओमान की खाड़ी में ईरान पर 2 अमेरिकी जहाजों को जब्त करने की कोशिश का आरोप लगा। अमेरिका का आरोप है कि ईरान फारस की खाड़ी के अलावा लाल सागर में भी अपनी दादागिरी चलाता है और उसने पिछले 2 साल में अमेरिका समेत कई दूसरे देशों के 20 से ज्यादा जहाज जब्त कर लिए। इधर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक बेकाबू कार ने सड़क से गुजर रहे एक लड़के को जोरदार टक्कर मार दी। घटना उस वक्त हुई जब वो लड़का सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था और तभी तेज रफ्तार कार ने उस लड़के को टक्कर मार दी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें सड़क से कई गाड़ियां जाती दिखी। इसी दौरान वो लड़का सड़क किनारे खड़ा नजर आया। जैसे ही वो सड़क पार करने के लिए आगे बढ़ा, सामने से आ रही कार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयंकर थी कि वो लड़का उछलकर काफी दूर जा गिरा। इस घटना से वहां हड़कंप मच गया। देखते ही देखते कई लोग वहां इकट्ठा हो गए। वहां मौजूद लोगों की कार में सवार लोगों से धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि किसी तरह मामले को शांत कराया गया। इसके बाद इस हादसे में घायल उस लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर उत्तर पूर्वी चीन में बाढ़ की वजह से हाहाकार मच गया। वहां से बाढ़ की वजह से 14 लोगों की मौत की खबर आई। इतना ही नहीं, वहां की 50 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बहने लगी, जिसकी वजह से वहां कोहराम मच गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें ये नदियां अपनी हदें तोड़कर सब कुछ निगलने पर आमादा दिखी। अपने किनारों को पीछे छोड़ चुकी ये नदियां जहां से गुजरी, हर जगह बर्बादी और तबाही का मंजर पीछे छोड़ गई। क्या खेत खलिहान, क्या घर, क्या दुकान, सब कुछ इस विनाशकारी बाढ़ की भेंट चढ़ गया। गाड़ियां कबाड़ बन गई, सड़कों पर नदियां बहती दिखी। कहीं पुल टूट गए तो कहीं सड़कों का नामो निशान ही मिट गया। बाढ़ की वजह से कई लोगों की मौत की खबर भी आई और जो जिंदा बचे वो हर पल जिंदगी के लिए जंग लड़ने को मजबूर हो गए। इस बीच अमेरिका के कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हो गए, जिनमें सबसे बुरा हाल वहां के अलास्का प्रांत का हुआ। ग्लेशियर पिघलने की वजह से वहां बहने वाली नदियां उफान पर आ गईं, जिसकी वजह से वहां हालात डराने वाले हो गए। और इसी बीच वहां से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें अलास्का प्रांत की एक नदी के किनारे बना मकान भरभरा कर गिरता दिखा, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने की वजह से उस नदी का पानी करीब 15 फीट ऊपर बहने लगा, जिसकी रफ्तार भी काफी तेज हो गई और नदी किनारे बना वो मकान चंद सेकंड भी पानी के तेज वेग को नहीं झेल सका और ताश के पत्तों की तरह ढह गया। इतना ही नहीं, अलास्का की राजधानी जूनो में तो बाढ़ का पानी आने से हालात बेकाबू हो गए, इसलिए वहां एहतियात के तौर पर कई इलाकों को खाली भी कराना पड़ा। उधर यूरोप के देश स्लोवेनिया में आई बाढ़ ने वहां के कई शहरों की सूरत बिगाड़ दी। वहां पिछले कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश के बाद गांव के गांव डूब गए। कुछ जगहों पर तो हालत इतनी खराब हो गई कि सिवाय पानी के कुछ और दिखाई नहीं दिया। वहां मची तबाही का हेलीकॉप्टर से बनाया गया एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक पूरा का पूरा गांव पानी में डूबा नजर आया। स्लोवेनिया के डोल्निया बिस्त्रिका इलाके पर बारिश का ऐसा कहर टूटा कि चारों तरफ पानी का कब्जा हो गया। पानी भी ऐसा कि खेतों, मकानों और सड़कों में अंतर समझ पाना तक मुश्किल हो गया। इस वीडियो में इंसानों का नामो निशान तक नहीं दिखा। जहां तक निगाह गई वहां पानी ही पानी नजर आया। स्लोवेनिया के कई इलाकों में पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण बारिश की वजह से बाढ़ आ गई, जिसके बाद वहां फंसे लोगों की मदद के लिए आसपास के देशों से भी राहत और बचाव की टीमें रवाना की गई। उधर तुर्की के एर्जुरम से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें तूफानी हवाओं का कहर देखने को मिला। इस वीडियो में एक आदमी अपनी छतरी के साथ उड़कर काफी दूर जाता नजर आया। बाद में इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो आदमी छतरी के साथ उड़ता दिखाई दिया। तुर्की के एर्जुरम से जो वीडियो सामने आया उसमें तेज रफ्तार से हवा चलती नजर आई, जिसकी वजह से सड़क किनारे दुकान लगाए वो आदमी छतरी को उड़ने से बचाने के लिए उसे निकालता दिखा। लेकिन जैसे ही उसने उस छतरी को ऊपर से निकालने की कोशिश की, वो आदमी छतरी के साथ ही हवा में उड़ने लगा। हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो आदमी छतरी के साथ उड़ते हुए करीब 3 मीटर दूर जा गिरा। इस घटना में उसे मामूली चोटें भी आईं। ब्रेकिंग न्यूज है दिल्ली सेवा बिल पर। इस बिल पर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। खबर है कि आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने इस बिल पर एक प्रस्ताव पेश किया था। यह प्रस्ताव इस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बिल पर 5 सांसदों के नाम गलत तरीके से लिखे जाने का दावा किया जा रहा है। इस पर विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मामला खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया और राज्यसभा के उपसभापति ने इसकी तुरंत जांच करवाने का भरोसा भी दे दिया। यतेंद्र, ये क्या मसला क्या हुआ इसमें?
किशोर, बेहद ही गंभीर और अजीब तरह का मामला सामने आया है। राज्यसभा में जब एनसीआर अमेंडमेंट बिल को लेकर चर्चा चल रही थी तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव आया और बताया जा रहा है कि ये मोशन खुद आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मूव किया है। लेकिन जब इस प्रस्ताव की बात आई तो 5 सांसदों में से 4 सांसदों ने इसका विरोध किया कि इस पर उनके साइन ही नहीं है। इस बात को खुद गृह मंत्री अमित शाह ने उठाया और तुरंत कहा कि प्रिविलेज का मुद्दा चलाया जाना चाहिए, जिसमें उपसभापति ने तुरंत आश्वासन दिया कि इस मुद्दे पर जांच होगी। यानी कि बेहद ही गंभीर मामला माना जा रहा है कि सदन में एक सांसद के द्वारा मोशन मूव किया गया और उसमें से भी 5 में से 4 सांसदों ने उसका विरोध कर दिया। जी शुक्रिया जितेंद्र आपका। इधर देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल दिल्ली के एम्स में आग लगने से हड़कंप मच गया। आशंका जताई गई कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ, जिसने एम्स के इमरजेंसी वार्ड की दूसरी मंजिल को अपनी चपेट में ले लिया। देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। लोगों में इस बात को लेकर आशंका है, डर है कि कहीं कोई फंसा ना हो, लेकिन तुरंत ही वहां दमकल की कई गाड़ियां पहुंच गईं और आग को फैलने से रोकने का काम शुरू कर दिया गया। दमकल कर्मियों ने दूसरी इमारतों की छतों पर जाकर वहां से पानी की बौछार की ताकि आग पर काबू पाया जा सके। इस दौरान इमरजेंसी वार्ड के अंदर से भयानक तस्वीरें सामने आईं। भीषण आग की वजह से वहां सब कुछ जलकर राख हो गया, लेकिन फायर ब्रिगेड के लोगों की कड़ी मेहनत से आग को दूसरी इमारतों में फैलने से पहले ही बुझा लिया गया। वहीं इमरजेंसी वार्ड में मौजूद मरीजों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। इस बीच मुंबई के पास उल्लासनगर में एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिससे वहां हड़कंप मच गया। इस भीषण आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मियों ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन आग बुझने के बजाय लगातार बढ़ती चली गई, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें केमिकल फैक्ट्री की उस इमारत की ऊपरी मंजिल पर आग का डरा देने वाला मंजर दिखा। आग की लपटें फैक्ट्री की खिड़कियों और दरवाजों से भी निकलती दिखाई दी। वहां से आए एक वीडियो में आसमान की ओर उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर तक देखी गई और धुएं के गुबार ने पूरे इलाके को अपने कब्जे में ले लिया। उस भीषण आग को देखकर इलाके के लोग वहां इकट्ठा हो गए। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की टीम 3 गाड़ियों के साथ वहां पहुंची और आग को बुझाने के लिए दमकल कर्मचारी कड़ी मशक्कत करते दिखे। उधर इटली के कोस्ट गार्ड ने 57 लोगों के रेस्क्यू का हैरान करने वाला एक वीडियो जारी किया, जिसमें लोग समंदर के पानी और चट्टानों पर जिंदगी के लिए जंग लड़ते नजर आए। बताया गया कि ट्यूनीशिया से इटली जाने वाले 2 जहाज अचानक लैम्पेडूसा द्वीप के पास डूब गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। और जो वीडियो सामने आया उसमें समंदर की शक्तिशाली लहरों के बीच लोग मौत को मात देते दिखाई दी। वहीं इटली कोस्ट गार्ड के जवान उन्हें समंदर से बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। बताया गया कि ट्यूनीशिया से निकले 2 जहाज मौसम खराब होने की वजह से इटली के लैम्पेडूसा द्वीप से करीब 43 किलोमीटर दूर ही समंदर में डूब गए, जिसमें एक महिला और एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दोनों जहाजों के 31 यात्री लापता हो गए। वहीं यात्रियों से भरा तीसरा जहाज भी लैम्पेडूसा द्वीप में एक चट्टान से टकराकर डूब गया और सभी यात्री वहां फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। इस बीच तुर्की के इस्तांबुल से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक बंदरगाह में भीषण धमाके के बाद आग लग गई। इस घटना में कई लोग घायल हो गए। यह धमाका पूर्वी इस्तांबुल में मौजूद बंदरगाह में हुआ, जो इतना तेज था कि आसपास की इमारतें हिल गईं। थोड़ी देर के लिए लगा जैसे वहां कोई भूकंप आया हो, लेकिन तभी आग के भयंकर गोले के साथ इतना गुबार उठा कि उसने पूरी बंदरगाह को अपनी चपेट में ले लिया। इस धमाके की गूंज काफी देर तक सुनाई दी। वहीं आग की लपटें और धुआं कई किलोमीटर दूर से भी नजर आया। तुर्की के इस्तांबुल में ही पिछले साल नवंबर में भीषण धमाका हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 100 लोग घायल हुए थे। उधर इजरायल की सेना ने सीरिया की राजधानी दमिश्क को ताबड़तोड़ हमलों से दहला दिया। इन हमलों में सीरिया के 4 सैनिक मारे गए। जवाबी कार्रवाई में सीरिया ने भी इजरायल के सैनिकों को मार गिराने का दावा किया, लेकिन उससे पहले इजरायल की वायुसेना ने रात के अंधेरे में सीरिया में जबरदस्त हवाई हमले किए। इन हमलों से सीरिया की राजधानी दमिश्क के कई इलाके थर्रा उठे। बाद में इजरायल ने सीरिया में 7 जगहों को निशाना बनाने का दावा किया। इजरायल के मीडिया के मुताबिक इस हमले में सीरिया के 4 सैनिक मारे गए, जबकि कई सैनिकों के घायल होने की खबर है। इजरायल ने पिछले कुछ साल में कई बार सीरिया में घुसकर भीषण हमलों को अंजाम दिया। उसका दावा है कि वो सीरिया में मौजूद लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह और ईरान के समर्थन वाले दूसरे आतंकी गुटों को निशाना बनाने के लिए ही ये हमले करता है, क्योंकि ये सभी आतंकी संगठन मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचते हैं। इधर जम्मू कश्मीर के पुंछ में 2 आतंकियों को सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। आरोप है कि वो दोनों LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम की नजर में आ गए, जिसके बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर दोनों आतंकियों को घेर कर हमला किया। हालांकि इस दौरान जंगल में छिपे आतंकियों ने भी कई राउंड गोलियां चलाईं। भारतीय सेना ने जानकारी दी कि नियंत्रण रेखा के पास दिगवर इलाके में 2 संदिग्ध लोग घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद सेना के जवानों ने तुरंत एक्शन लिया, जिसमें एक आतंकी गोली लगने से उसी वक्त मारा गया, जबकि दूसरे के पैर में गोली लगी। जिसके बाद
और जख्मी हालत में वो पाकिस्तान सीमा की तरफ भागता दिखा। लेकिन बाद में सेना के जवानों ने एलओसी के पास उसे भी ढेर कर दिया। मुठभेड़ के बाद सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। वहीं जम्मू कश्मीर के पुंछ में सुरक्षा बल ने हिजबुल मुजाहिदीन के सबसे खूंखार आतंकी मुनीर हुसैन को ढेर करने का दावा किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आतंकी मुनीर हुसैन पुंछ जिले का रहने वाला था और वो कई आतंकी घटनाओं में शामिल था, जिसे सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। सेना के मुताबिक आतंकी मुनीर हुसैन तब मारा गया जब वो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से भारत में घुसपैठ की कोशिश में था, जिसके बाद सुरक्षा बल ने ऑपरेशन चलाकर उसे ढेर कर दिया। सेना के मुताबिक आतंकी मुनीर हुसैन 1993 में पीओके जाने के बाद 1996 में वापस आ गया था। इसके बाद वो 1998 में एक बार फिर पाकिस्तान चला गया। सेना के सूत्रों का दावा है कि हाल ही में इस्लामाबाद में हिजबुल मुजाहिदीन की एक बैठक हुई थी, जिसमें मुनीर भी शामिल हुआ था। सूत्रों का दावा है कि उस बैठक का एजेंडा राजौरी और पुंछ में हिजबुल मुजाहिदीन को जिंदा करना था, जिसकी जिम्मेदारी मुनीर को ही सौंपी गई थी। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा के सबसे व्यस्त एक्सप्रेसवे पर एक साथ कई गाड़ियों के साथ स्टंट कर ट्रैफिक नियमों का मजाक बनाने वालों पर पुलिस ने एक्शन लिया। नोएडा पुलिस ने 3 आरोपियों की पहचान कर उनकी गाड़ियों को सीज कर दिया और बाकी आरोपियों की तलाश में जुट गई। क्योंकि इन गाड़ियों के स्टंट का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लड़के नोएडा एक्सप्रेसवे पर हुड़दंग करते दिखे। 40 सेकंड के वीडियो में एक्सप्रेसवे पर काले रंग की गाड़ियों में सवार लड़के सनरूफ और खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट करते नजर आए। एक और तस्वीर में कुछ लड़के गाड़ी के अगले हिस्से पर बैठे दिखे। इन लड़कों के स्टंट की वजह से वहां लंबा जैम लग गया। पुलिस के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर रील बनाने के लिए इन लड़कों ने स्टंट किया, जिसे बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन में आई और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन में 3 गाड़ियों को सीज कर लिया। इस बीच राजस्थान के दौसा से लूट का हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जिसमें कई लोग हाईवे पर पलटे हुए एक टैंकर से अनजान केमिकल को घी समझकर लूटते दिखाई दिए। इस घटना का एक वीडियो सामने आया, जिसके बाद वहां आसपास रह रहे लोग उस केमिकल को घी समझकर अपने बर्तनों में भरते दिखाई दिए। लोग अपने अपने घरों से अलग अलग तरह के कई बर्तन लेकर वहां पहुंच गए और सड़क पर बहे केमिकल को उनमें भरना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक तरीके से इस केमिकल की लूट यहाँ पर मची हुई है और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है। पुलिस के मुताबिक ये टैंकर जयपुर से भरतपुर की तरफ जाने के दौरान अनियंत्रित होकर हाईवे पर पलट गया और जैसे ही टैंकर पलटा उसका ड्राइवर फरार हो गया। इस दौरान टैंकर में भरा केमिकल हाईवे पर बहने लगा, जिसे देखकर गांव के लोग उसे अपने साथ लाए बर्तनों में भरते दिखाई दिए। उधर इजराइल के तेल अवीव शहर में दिन दहाड़े PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद नाम के चरमपंथी संगठन के एक लड़ाके ने बीच सड़क पर हमला कर दिया। उसके हमले में इजराइल के एक सुरक्षा अधिकारी की मौत हो गई, मगर जवाबी कार्रवाई में इजराइल के सुरक्षा बल के जवानों ने भी उस चरमपंथी को ढेर कर दिया। जिसकी सामने आई तस्वीरों में फिलिस्तीन का वो चरमपंथी हमले के बाद सड़क पर भागता नजर आया, लेकिन उसके पीछे दौड़ रहे इजराइल के एक सुरक्षा अधिकारी ने जैसे ही गोली चलाई, हमलावर सड़क पर औंधे मुंह गिर पड़ा और मारा गया। बताया गया कि मारा गया चरमपंथी वहां गश्त लगा रहे 2 सुरक्षा अधिकारियों को संदिग्ध लगा। जब वो उससे पूछताछ करने के लिए उसकी तरफ बढ़े तो चरमपंथी ने उन पर गोली चला दी। गोली लगने से एक अधिकारी की मौत हो गई, लेकिन उसके साथी ने हमलावर को छोड़ा नहीं और उसे मार गिराया। इस बीच दक्षिण चीन सागर में चीन और फिलीपींस के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया। फिलीपींस की नौसेना ने उस इलाके में चीन के कोस्ट गार्ड पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और उसे साबित करने के लिए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें चीन के कोस्ट गार्ड का एक जहाज फिलीपींस के एक जहाज पर पानी की बौछार करता दिखाई दिया। फिलीपींस की नौसेना के मुताबिक चीन की ओर से यह हरकत उस वक्त की गई जब उसके 2 जहाज जरूरी सामान लेकर दक्षिण चीन सागर से गुजर रहे थे। लेकिन चीन की गुंडागर्दी की वजह से फिलीपींस के एक जहाज को लौटना पड़ गया। असल में चीन लंबे वक्त से दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता आया है और उसे इस इलाके में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं। इसी वजह से उसने फिलीपींस समेत कई देशों को अपना दुश्मन बना लिया, जिसमें वियतनाम, मलेशिया, जापान और ब्रुनेई जैसे देश शामिल हैं। इसी बीच चीन ने फिलीपींस के जहाज को रोककर एक बार फिर दक्षिण चीन सागर इलाके में तनाव बढ़ा दिया। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पुलिस ने तोशाखाना मामले में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। उन पर प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए उन्हें मिले तोहफों को बेचने का आरोप लगा था, जिसकी सुनवाई करते हुए इस्लामाबाद की जिला अदालत ने उन्हें 3 साल की सजा सुना दी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें अटक जेल में बंद कर दिया। लेकिन यह मामला तब उलझ गया जब यह आरोप लगा कि इमरान खान को जल्दबाजी में गलत जेल में बंद कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट के आदेश के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस को इमरान को गिरफ्तार कर रावलपिंडी की अडियाला जेल में रखे जाने का आदेश दिया गया था। लेकिन आरोप है कि उन्हें पंजाब प्रांत की पुलिस ने गिरफ्तार किया और अटक जेल में बंद कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कोर्ट का आदेश आते ही इमरान खान को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। और पीटीआई के कुछ नेताओं का आरोप तो यह भी है कि पुलिस ने इस दौरान उनके वकील को भी उनसे मिलने नहीं दिया। यही वजह रही कि इमरान खान की पार्टी के नेताओं ने इसे अपहरण बताते हुए कोर्ट और पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। और इमरान खान को यह उम्मीद थी कि पिछली बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान के लाखों लोग उनके समर्थन में सड़कों पर उतर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिससे उनकी उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा।
पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक इमरान खान ने गिरफ्तारी से पहले एक बार फिर वहां के लोगों को उकसाने की कोशिश की, लेकिन इस बार उनका यह दांव फेल हो गया। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक गिरफ्तार होने से पहले इमरान खान ने जो वीडियो जारी किया उसमें वो पाकिस्तान के लोगों से सड़कों पर उतरने की अपील करते सुनाई पड़े। अगर आप अपने हकूक के लिए नहीं खड़े होंगे, आप गुलामों की जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन दावा किया गया कि उनकी इस अपील का कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। हालांकि पाकिस्तानी सरकार ने इमरान की इस कोशिश को दंगे भड़काने की साजिश बताया। और ये पाकिस्तान पर मंडराता अकेला संकट नहीं है, बल्कि सूत्रों ने दावा किया कि दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन अलकायदा और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हाथ मिला लिया। इस ऐलान के बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान में भी हड़कंप मच गया। अलकायदा ने इसका ऐलान पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में अपने एक आतंकी के मारे जाने के बाद किया। वहां 27 जुलाई को पाकिस्तानी सुरक्षा बल के जवानों ने टीटीपी के एक आतंकी को मारने का दावा किया था। लेकिन सूत्रों के मुताबिक अलकायदा ने उसी आतंकी की तस्वीर जारी करते हुए न सिर्फ उसे अलकायदा का हिस्सा बताया, बल्कि पाकिस्तान को इस कार्रवाई के लिए अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दे दी, जिसके बाद टीटीपी और अलकायदा के हाथ मिलाने की खबरों पर भी मुहर लग गई। इसके कुछ दिन पहले यूएन की एक रिपोर्ट में भी दोनों आतंकवादी संगठनों के एक होने की आशंका जताई गई थी, जिसके बाद न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अफगानिस्तान की भी चिंता बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक अलकायदा से हाथ मिलाने की वजह से तालिबान सरकार भी टीटीपी से चिढ़ गई और वहां के रक्षा मंत्री मोहम्मद याकूब मुजाहिद ने भी टीटीपी से पूरी तरह किनारा कर लिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दिल्ली सेवा बिल से जुड़ी। राज्यसभा में बहस के बाद दिल्ली सेवा बिल पास हो गया। राज्यसभा में बिल पर पर्ची के जरिए वोटिंग हुई। बिल के समर्थन में 131 वोट पड़े, जबकि बिल के विरोध में 102 वोट डाले गए। 4 दिन पहले यह बिल लोकसभा से पास हो गया था। दोनों सदनों से पास होने के बाद अब दिल्ली सर्विसेज बिल राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उनकी मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा। इस बिल पर लंबे समय से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच तकरार चल रही थी। कानून बनने के बाद दिल्ली में बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार उपराज्यपाल को मिल जाएगा। अरुण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो अरुण, ये वोटिंग इस संख्या में होगी, ऐसी ही उम्मीद थी? देखिए, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन मोदी सरकार का राज्यसभा में है, क्योंकि काफी आंकड़े जो है अगर वो अपने पक्ष में नहीं करते तो क्लोज फाइट हो सकती थी। लेकिन जिस तरह से अपोजिशन के बेंच पर बैठे कई सांसदों ने उनका समर्थन किया और कुछ दलों ने, बीजेपी जैसे दलों ने उनका समर्थन किया, इससे आसान हो गई जीत। 29 वोटों का अंतर है और ये बड़ा अंतर है। लोकसभा में भी बड़ा अंतर था और राज्यसभा में बड़ा अंतर है। तो 2024 के चुनाव के ठीक पहले एक मॉरल बूस्टर की तरह ये वोटिंग हुई और जैसा कि आपने बताया कि अब यहाँ से राष्ट्रपति के पास जाएगा और जैसे ही दस्तखत होते हैं ट्रांसफर ऑफ पोस्टिंग का अधिकार वापस केंद्र सरकार को एलजी के जरिए मिल जाएगा। शुक्रिया अरुण आपका। तो सच से गर्दन बचाने से क्या फायदा? सच से गर्दन बचाने से क्या फायदा? ऐसे सर और शाने से क्या फायदा? 100 बात की एक बात कही सूरज ने, हाथ सबके हैं मिर्चों नमक से भरे, जख्म अपने दिखाने से क्या फायदा? मिलते हैं कल। घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।